नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम पंचायती राज से संबंधित विभिन्न अनुच्छेदों पर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें दोस्त हम अनुच्छेद 243 एच तक पढ़ चुके हैं। आज हम दोस्तों अनुच्छेद 243 आई को पढ़ेंगे। आई का मतलब होता है दोस्तों इनकम। इनकम मतलब क्या? पैसे से संबंधित होगा, वित्त से संबंधित होगा। इसलिए अनुच्छेद 243 आई में वित्त आयोग का क्या है? प्रावधान है। ठीक ना। चलिए समझते हैं बहुत ही विस्तार से वित्त आयोग क्या होता है, इसका गठन कौन करता है, वित्त आयोग का कार्य क्या है दोस्तों, कैसे सिफारिश करता है, वित्त आयोग अपना रिपोर्ट किसे सौंपता है। इन सब मुद्दों पे दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक ना। चलिए बहुत ही विस्तार से मजा आएगा। देखिए 243 आई क्या कहता है? 243 आई, आई से इनकम, इनकम मतलब पैसों से संबंधित है, मतलब वित्त से संबंधित है। जब वित्त से संबंधित है दोस्तों, तब पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने की बात करेगा। वही कहा गया है दोस्तों, वित्तीय स्थिति की समीक्षा, वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन। ठीक ना। वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग होगा। यह प्रावधान किसमें किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 243 आई में किया गया है। और ऐसे वित्त आयोग को राज्य वित्त आयोग कहा जाता है। ठीक ना। देखिए एक केंद्र की भी वित्त आयोग है, जो कि अनुच्छेद 280 में है, लेकिन यह राज्य वित्त आयोग है। समझते हैं इसके बारे में प्रावधान। देखिए संविधान, इसका समय बताया गया है। देखिए संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992, मतलब 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। यहां तक तो आप समझते ही होंगे। ठीक ना। तो अधिनियम 1992 के लागू होने के एक साल के भीतर और उसके बाद हर 5 साल में राज्यपाल को एक वित्त आयोग का गठन करना होगा। एक वित्त आयोग का गठन करना होगा या वित्त आयोग बनाएगा। ठीक ना। इसका मतलब यह है दोस्तों कि 1993 से पहले, अब यह जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1992 है, यह लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। मतलब 1993 से पहले कोई राज्य वित्त आयोग संस्था नहीं था। मतलब राज्य वित्त आयोग को संवैधानिक दर्जा भी मिला है तो इसी संविधान संशोधन के तहत मिला है। मतलब 1993 से पहले राज्य में कोई वित्त आयोग नहीं हुआ करता था। 1993 के बाद राज्य में वित्त आयोग का क्या हुआ? गठन हुआ। यह बात याद रखना है। मतलब 73वें संविधान संशोधन के तहत एक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी क्या हुआ? विकास हुआ। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर? तो निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ। समझ रहे हैं आप? इससे पहले ना तो कोई राज्य निर्वाचन आयोग हुआ करता था और ना ही कोई वित्त आयोग हुआ करता था राज्यों में। समझ रहे हैं ना? ठीक। तो ये प्रभाव था 73वें संविधान संशोधन 1992 का। चलिए प्रावधान को समझते हैं क्या कहता है। तो दोस्तों जैसे मान लो 1993 में लागू हुआ। 1993 में कब लागू हुआ है? 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पूरे भारत में लागू होता है। जब ये भारत में लागू होता है, इस लागू होने की तिथि से एक साल के भीतर क्या करना पड़ेगा राज्यपाल को? प्रत्येक राज्यों के राज्यपाल को एक राज्य वित्त आयोग का गठन करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हर 5 साल के लिए उसके बाद हर 5 साल में राज्यपाल को एक वित्त आयोग का गठन करना पड़ेगा। मतलब दोस्तों यहां से पूछे कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो दोस्तों गठन राज्यपाल करता है। राज्यपाल करता है। ठीक। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो दोस्तों राज्यपाल करता है।
राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। यह क्या है दोस्तों? एक संवैधानिक क्या है? संस्था है। मतलब इसका उल्लेख संविधान में है। जब इसका उल्लेख संविधान में है तभी तो यह संवैधानिक संस्था हुआ, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 आई में है। समझ रहे हैं ना? इसलिए एक संवैधानिक संस्था हो जाएगा। ठीक, अगला प्रावधान देखिए, ये राज्य वित्त आयोग के गठन के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य दोस्तों समझिए, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की जांच करना, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की जांच करना और राज्यपाल को सुझाव देना। समझ आ रहा है ना? मान लो किसी पंचायत की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है तो राज्यपाल को सुझाव देगा। राज्य पंचायतों के बीच जो विभाजन होता है करों का, उसके संबंध में सलाह देना, यह राज्य वित्त आयोग का कार्य। यद्यपि इसके कार्य को हम बहुत विस्तार से समझेंगे, ठीक ना? चलिए, आयोग की सिफारिशें क्या है इसको हम समझ लेते हैं जी। एक एक फैक्ट क्लियर करते जाना है ना। पहली बार फैक्ट यह होना चाहिए कि राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किसमें है? तो 243 आई में है। उसके बाद दोस्तों दूसरा फैक्ट यह है कि राज्य वित्त आयोग कैसी संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है। दूसरा, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल का होता है। ठीक, चलिए इसका सिफारिशें को पढ़ते हैं। आयोग की सिफारिशें वितरण के संबंध में, वितरण के नियम क्या है इसके? तो राज्य द्वारा लगाए गए कर, शुल्क, पथकर और फीस की आय को राज्य और पंचायतों के बीच बांटना। देखिए, राज्य सरकार जितना भी कर लगाता है, शुल्क लगाता है, फीस लगाता है, उन करों को, उन फीसों को, उन शुल्कों को राज्य और पंचायतों के बीच वितरण करने का जो कार्य कौन करता है दोस्तों? तो राज्य वित्त आयोग करता है, या सलाह देता है दोनों के बीच वितरण कैसे होना चाहिए, किस अनुपात में होना चाहिए। इसका सलाह देने के लिए तो वित्त आयोग का गठन किया गया है। समझ ना? मान लो राज्य 100 रुपया कमाता है तो 100 रुपया में किन किन पंचायतों को कितना रुपया भेजेगा, इसके संबंध में सलाह देता है कौन? तो राज्य वित्त आयोग देता है। ठीक है ना? चलिए दूसरा, कर और शुल्कों का निर्धारण के संबंध में देखिए, किन करों, शुल्कों, पथकरों मतलब टोल टैक्स और फीसों को पंचायतों को दिया जा सकता है या पंचायतें इन्हें उपयोग कर सकती है। मतलब किन शुल्क को, किन करों को या किन फीसों को पंचायतों को दिया जाएगा और उसका प्रयोग पंचायत कैसे करेंगे, इसके संबंध में सलाह कौन देता है? तो राज्य वित्त आयोग देता है। क्लियर है? ठीक, तो यहां तक समझ में आया होगा दोस्तों। शुल्कों का निर्धारण, कर का निर्धारण भी कौन करता है? आपका राज्य वित्त आयोग करता है कि राज्य कैसे इसका प्रयोग करेंगे, पंचायत इसका कैसे प्रयोग करेंगे और राज्य किस अनुपात में देगा, ये सब का सलाह कौन देता है? तो राज्य वित्त आयोग देता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रोविजन पे इसके। देखिए अगला प्रोविजन क्या है? अनुदान की बात हो रही है। अब अनुदान को हम समझते हैं कि अनुदान क्या कहता है। देखिए, अनुदान राज्य की जमा निधि से पंचायतों को वित्तीय सहायता अनुदान प्रदान करना। ठीक, अनुदान मतलब देखिए राज्य की जमा निधि बोला जा रहा है दोस्तों। जमा निधि मतलब इसी को तो कहा जाता है राज्य की संचित निधि। संचित निधि, प्रत्येक राज्य की अपनी एक संचित निधि होती है, कॉन्सोलिडेटेड फंड बोला जाता है इसमें। ठीक ना? तो उस संचित निधि से पंचायतों को वित्तीय सहायता अनुदान प्रदान कैसे किया जाएगा, इसके संबंध में भी सलाह कौन देता है? तो राज्य वित्त आयोग देता है। मान लो किसी पंचायत की वित्तीय स्थिति बहुत ज्यादा खराब है तो राज्य वित्त आयोग सरकार को राज्यपाल के माध्यम से सुझाव देगा कि आप इसके लिए कुछ पैसा दें। समझ में आ रहा है ना? कुछ वित्तीय सुधार के बारे में भी सुझाव देता है। क्या? पंचायतों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम सुझाना। मान लो दोस्तों देखिए, पंचायती राज जो संस्था है, यह संस्था जो एक संवैधानिक संस्था है। अब इस संस्था की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी ना
तभी यह सही से संचालित हो पाएगी, अदरवाइज ये सही से संचालित नहीं हो पाएगी। कोई भी संस्था हो, यदि वो आर्थिक रूप से अच्छा है, मजबूत है, तब उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है, अदरवाइज से सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पाता। समझ रहे हैं? ठीक। देखिए अन्य मुद्दे के संबंध में देखिए, अब राज्यपाल द्वारा आयोग को भेजे गए अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर सुझाव देना। ठीक। देखिए अब राज्यपाल कुछ भी विषय के संबंध में सुझाव, कुछ विषय दिए जाते हैं तो उसके संबंध में दोस्तों सुझाव देता है कौन? राज्य वित्त आयोग, किसी विषय को लेकर। ठीक ना? देखिए आयोग की संरचना और सदस्यता क्या होती है, तो संविधान कहता है राज्य विधानमंडल आयोग के गठन, सदस्यों की योग्यताएं और उनके चयन के तरीके के बारे में नियम बना सकती है। मतलब देखिए समझिए ध्यान से, जो राज्य वित्त आयोग है ना, उसकी संरचना क्या होगा? संरचना मतलब कितने सदस्य, कितने अध्यक्ष, कितने उपाध्यक्ष होंगे, यह संविधान में लिखा हुआ नहीं है। यह पावर राज्य विधान मंडल को है। मतलब राज्य विधान मंडल विधि बनाकर तय करेंगे कि राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, सदस्य कितने होंगे और उन अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताएं कितनी होगी, ये राज्य विधान मंडल पे छोड़ दिया गया है। मतलब संविधान में इसका देखिए, संविधान में राज्य विधान मंडल के सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख नहीं है, याद रखना है। संविधान में दोस्तों राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताओं की उल्लेख नहीं है कि उसकी योग्यता क्या होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट की जज बनने के लिए योग्यता का उल्लेख है संविधान में कि भारत का नागरिक हो, 5 साल किसी न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो, 10 साल वकालत किया हो, योग्यता है ना न्यायाधीश बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। तो उसी प्रकार दोस्तों राज्य वित्त आयोग के सदस्य बनने के लिए योग्यता का निर्धारण संविधान में नहीं है। ठीक। उनके चयन के तरीके के बारे में नियम बना सकती है कौन? राज्य विधानमंडल। देखिए बेशक जो राज्य वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है, इसका अपॉइंट राज्यपाल ही करता है, लेकिन उसका संबंध जो नियम है वो राज्य विधान मंडल बना सकता है। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। आयोग की कार्य प्रणाली को हम समझते हैं। आयोग अपनी कार्य विधि तय करेगा और राज्य विधानमंडल द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करेगा। देखिए जो राज्य वित्त आयोग ना अपना कार्य प्रणाली, जो प्रक्रिया है वो स्वयं तय करेगा, लेकिन राज्य विधानमंडल के अधीन रहते हुए दोस्तों अपने शक्ति का प्रयोग करेगा। मतलब इसको शक्ति कौन देगा? राज्य वित्त आयोग को शक्ति कहां से मिलता है? तो राज्य विधानमंडल इसके संबंध में विधि बनाकर शक्ति दे सकता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बारे में और क्या प्रावधान उसको हम समझते हैं। राज्य वित्त आयोग देखिए यहां हम समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से सिफारिशों का प्रस्तुतिकरण। देखिए क्या कहता है, राज्यपाल आयोग के हर सिफारिश को साथ ही उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकरण के साथ राज्य विधानमंडल के सामने पेश करेगा। अब इसको कैसे समझते हैं, समझिए। देखिए ये राज्य वित्त आयोग है, वित्त आयोग है। इसका गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कितने वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष के लिए। इसका अध्यक्ष, इसमें कितने अध्यक्ष होंगे, कितने अध्यक्ष होंगे और कितने सदस्य होंगे, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो राज्य विधान मंडल करेगा। कैसे करेगा? तो राज्य विधान मंडल में विधि बनाकर इसका निर्धारण करेगा कि इस राज्य वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। यह राज्य विधान मंडल तय करेगा। संविधान में यह तय नहीं है। यही तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान में उल्लेखित है कि राज्य वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्य होते हैं, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यह संविधान में उल्लेखित नहीं है। ठीक। दूसरा, इसको शक्ति, इसका शक्ति का निर्धारण कौन करता है दोस्तों? यहां पर लिख दीजिए, इनके शक्ति का निर्धारण, शक्ति का निर्धारण
निर्धारण कौन करता है? तो राज्य विधानमंडल करता है, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल करता है इनके शक्तियों का निर्धारण, ठीक ना दोस्तों। अब इस आयोग में अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, तो यह अपना रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो यह अपना रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेगा। रिपोर्ट मतलब दोस्तों हर साल राज्य वित्त आयोग अपना रिपोर्ट या जो भी कार्यवाही किया है एक साल में उसका स्पष्टीकरण राज्यपाल को सौंपता है। रिपोर्ट किसे सौंपेगा? याद रखना है, राज्यपाल को सौंपता है, राज्यपाल को। और राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल में रखवाता है जी, राज्य विधान मंडल में रखवाता है, ठीक। फिर उस रिपोर्ट पर राज्य विधानमंडल में क्या होती है? चर्चा होती है, डिस्कस किया जाता है, ठीक ना। ये रहा आपका राज्य वित्त आयोग। इसको बहुत ही सरल शब्दों में सारांश समझे तो सारांश ये है दोस्तों, पढ़ देता हूं, लिख के लाया हूं। खंड 243 आई मतलब अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्यपाल को हर 5 साल में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए, पंचायतों के, अब पंचायत मतलब चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वह जनपद पंचायत हो, चाहे वह जिला पंचायत हो, इन सभी पंचायतों की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा, ठीक। यह आयोग करों का वितरण, पंचायतों को दिए जाने वाले कर और शुल्कों का निर्धारण, वित्तीय सहायता और पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुधारने के उपायों पर सुझाव देता है। सुधारता नहीं है, सिर्फ यह सुझाव देता है। मतलब यहां से यह निष्कर्ष निकल के आता है दोस्तों कि राज्य वित्त आयोग एक सलाहकारी संस्था है जी, सलाहकारी संस्था है। बस इतना याद रखना है, क्या एक सलाहकारी क्या है? संस्था है। यह सरकार को सलाह देता है, सिफारिश करता है, ठीक। आयोग की संरचना और कार्य प्रणाली के नियम राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए जाते हैं। मतलब इस आयोग की संरचना, इसका अध्यक्ष कौन होगा, सदस्य कौन होगा, इसके संबंध में निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है विधि बनाकर, ठीक। चलिए, आयोग की सिफारिशें राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। अभी हम डिस्कस किए थे, यह आयोग अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देता है और राज्यपाल उस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष पटल पे रखवाता है, फिर उस रिपोर्ट पे चर्चा की जाती है, ठीक ना। चलिए, तो राज्य वित्त आयोग आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम 243 आपका, इसके बाद आई के बाद आता है क्या? जे, ठीक। चलिए, देखिए समझते हैं, बहुत ही विस्तार से इसको हम समझते हैं। देखिए 243 जे क्या कहता है? पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा है। जे से ट्रिक कैसे याद रखना है? तो दोस्तों जे से याद रख लेना है क्या? जांच। तो जांच से मतलब क्या? जांच किसका किया जाता है? मतलब ऑडिट, संपरीक्षा। तो पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा, जांच से ही निकल कर, संपरीक्षा मतलब ऑडिट करना जांच से ही संबंधित है। तो संपरीक्षा शब्द सुने तो कहा है, तो जांच से होकर रिलेटेड, मतलब 243 जे, ठीक। चलिए समझते हैं इसका क्या क्या प्रावधान है, बहुत मजा आने वाला है ये टॉपिक, ठीक है ना। चलिए समझते हैं जी, क्या कहता है? किसी राज्य का विधानमंडल, देखिए मैं बार बार विधानमंडल शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संविधान में विधानमंडल पाए जाते हैं। और देखिए अब नए होंगे तो बता देता हूं, विधानमंडल के 2 हाउस होते हैं, 2 हाउस। एक कहलाते हैं विधानसभा और दूसरा हाउस कहलाता है दोस्तों विधान परिषद। तो हमारे यहां विधान परिषद तो नहीं है,
हमारे यहाँ केवल विधानसभा है, तो हमारे यहाँ पंचायतों को शक्ति कहां से मिलेगा, तो विधानसभा से मिलेगा। समझ रहे ना। तो यहाँ हमारे यहाँ ये मान के चलना है, विधानसभा मान के चलना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संप्रेक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा। मतलब पंचायत दोस्तों, पंचायत के संबंध में ना जो राज्य विधानमंडल है विधि बनाकर, विधि कानून बनाकर पंचायतों के लेखा रखे जाने और उस रखे हुए लेखा का परीक्षा कैसे होगा, संपरीक्षा कैसे होगा, ऑडिट करने के संबंध में नियम बना सकता है, उपबंध कर सकता है। कैसे, तो चलिए फ्लो चार्ट के माध्यम से दोस्तों हम समझते हैं इसका मतलब क्या होगा। तो पहले लिखिए 243 जे ऑडिट, इसका लिखिए एक तरफ दोस्तों लेखांकन रखेगा, लेखांकन रखना है। इसमें दो बात है इंपॉर्टेंट है कि पंचायतों को क्या रखना होगा, लेखांकन रखना होगा, लेखांकन। ठीक, उस रखे हुए लेखांकन का क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो उसका संपरीक्षा करना पड़ेगा। संपरीक्षा मतलब ऑडिट करना पड़ेगा, इसको हम समझते हैं। अब लेखांकन रखना और रखे हुए लेखांकन का संपरीक्षा करना होगा, इसके संबंध में उपबंध कर सकता है। ठीक, इसको हम ध्यान से समझते हैं। अब लेखांकन रखना का मतलब क्या होता है, तो पंचायत अपने आय एवं व्यय का क्या रखेगा दोस्तों, हिसाब किताब रखना। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ लेखांकन रखना का अर्थ क्या है, तो पंचायत के आय व्यय का हिसाब किताब रखना, हिसाब किताब रखना। जैसे दोस्तों आपका भी कुछ इनकम है, आता होगा, कुछ पैसे जाता होगा, तो आप हिसाब किताब रखते होंगे, वही तो लेखांकन है। तो पंचायतों को कहा जा रहा है भाई, देखो भाई पंचायत, आपका जो आय एवं व्यय है ना, उसका हिसाब किताब का विवरण रखना होगा आपको, उसी को कहा गया है लेखांकन रखना। ठीक, अर्थात पंचायतों को दोस्तों दर्ज करना होगा, क्या, यहां लिख देता हूं, पंचायतों को दर्ज करना होगा। क्या दर्ज करना होगा, तो दो चीजें दर्ज करनी होगी। एक इसको समझेंगे और दूसरा इसको भी समझेंगे। पहली चीजें ये दर्ज करना होगा कि कितना राशि की प्राप्ति हुई है, कितनी राशि की प्राप्ति हुई है, मतलब पंचायतों को कितनी राशि की प्राप्ति हुई है और कितना खर्च हुआ है। दूसरा क्या दोस्तों, कितना खर्च हुआ है, कितना खर्च हुआ है। ठीक, कितना खर्च हुआ है, इसी को कहा जाता है लेखांकन रखना। तो प्रत्येक पंचायत, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वह जनपद पंचायत हो, चाहे वह जिला पंचायत हो, दोस्तों प्रत्येक पंचायत को अपना एक लेखांकन रखना होगा, मतलब आय एवं व्यय का विवरण रखना होगा, जिसमें निर्धारित होना चाहिए कि कितना पैसों की प्राप्ति हुई है और कितना पैसा खर्च हुआ है। समझ आ रहा है ना, यह सब का हिसाब किताब रखना होगा। फिर उसी रखे हुए लेखांकन का जो ये विवरण रखे हैं ना, इसका क्या होगा, संपरीक्षा होगा, संपरीक्षा, ऑडिट किया जाएगा। कैसे ऑडिट किया जाएगा, इसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक, तो यहां तक लिख लिए होंगे, मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब संपरीक्षा कैसे किया जाएगा दोस्तों समझते हैं। देखिए समझते हैं एकदम फ्लो चार्ट के माध्यम से दोस्तों। देखिए रखे गए लेखाओं का, लिखिए यहां पर रखे गए लेखाओं का मतलब ये जो विवरण रखे गए हैं आय एवं व्यय का,
कितना कितना राशि प्राप्ति हुई है और कितना राशि का खर्च हुआ है, इन लेखाओं का नियमित रूप से जांच किया जाएगा। नियमित रूप से जांच करना, नियमित रूप से क्या करना दोस्तों, जांच और सत्यापन करना। क्या? और सत्यापन और सत्यापन, यही तो कहलाता है संपरीक्षा, ऑडिट। भाई पंचायत अपने लेखा के माध्यम से कहता है कि हम 100 रुपए की प्राप्ति किए हैं, 50 रुपया खर्च किए हैं, तो हमारे पास जो 50, देखे पंचायत अपने लेखांकन के माध्यम से क्या कहता है, उदाहरण से समझते हैं कि हम 100 रुपए का इनकम किए, 100 रुपया हमारा जो राशि है मतलब प्राप्त किए, कर के माध्यम से पानी कर लगाए, चुंगी कर लगाए, और दोस्तों बाजार कर लगाए, संडास सफाई कर लगाए, सफाई कर लगाए, ऐसे करों के माध्यम से हम 100 रुपया प्राप्ति किए, ये पंचायत कहता है। इस 100 रुपया से दोस्तों हमने 50 रुपया खर्च कर दिया। 50 रुपया क्या कर दिया? खर्च कर दिया। किसमें? तो सड़क बनाने में खर्च कर दिया 50 रुपए, है ना, या बाजार बनाने में, कुछ बनाने में, भवन बनाने में खर्च कर दिया। पता चला कि टेप नल था गांव में, खराब हो गया, मोटर खराब हो गया, तो उसको बनाने के लिए 50 रुपया खर्च कर दिया। तो हमारे पास बचा कितना? तो पंचायत कह रहा है अपने लेखांकन के माध्यम से हमारे पास सिर्फ अभी 50 रुपए बचा है। कितना? 50 रुपया बचा है। अब ये क्या, इसका लेखांकन का रिपोर्ट है, लेखांकन रखना। अब ये 50 रुपया वाकई में 50 बचा है कि ज्यादा बचा है, इसका ऑडिट किया जाएगा, संपरीक्षा किया जाएगा। इसी को तो कहा गया है रखे गए लेखाओं का नियमित रूप से जांच और सत्यापन करना ही संपरीक्षा कहलाता है। इससे सुनिश्चित होता है कि, इससे क्या सुनिश्चित होता है? संपरीक्षा करने से सुनिश्चित क्या होता है, इसको समझना है दोस्तों। पंचायतों का खर्च से क्या सिद्ध होता है? जो पंचायत है, पंचायतों का खर्च उचित हुआ है क्या? पहला, उचित हुआ है क्या? उचित है, या दूसरा दोस्तों कोई भ्रष्टाचार हुआ है, कोई धांधली थोड़ी हुआ है, या भ्रष्टाचार थोड़ी है। भ्रष्ट मतलब भ्रष्ट आचरण, अपने पद का भ्रष्ट आचरण करना ही भ्रष्टाचार है। इसलिए इसका ऑडिट करने का प्रावधान है। और इसके संबंध में कैसे लेखांकन रखा जाएगा, लेखांकन रखने का नियम क्या होगा, और उस रखे गए लेखांकन का संपरीक्षा कैसे किया जाएगा, इसके संबंध में विधि बना सकता है कौन? तो राज्य विधान मंडल बना सकता है। ठीक, राज्य विधानमंडल के पावर है, विधि बनाकर ऐसा कर सकता है। तो इसको सरल शब्दों में एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम समझे दोस्तों, तो देखिए क्या कहता है। इस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल पंचायतों के खातों की देखरेख और उनके परीक्षण के लिए प्रावधान बना सकता है। चाहे तो विधानमंडल इसके लिए एक अलग लेखा परीक्षक, अलग से लेखा परीक्षक का गठन भी कर सकता है, जिसको संपरीक्षा कहते हैं। लेखा परीक्षक का गठन भी कर सकता है, या फिर उस राज्य के महालेखाकारों को यह काम सौंप सकता है। देखिए, महालेखाकारों को यह काम दोस्तों क्या कर सकता है? सौंप सकता है। ठीक है जी, चलिए देखिए क्या कर सकते, राज्य क्या क्या कर सकता है। इसके लिए राज्य विधानमंडल क्या कर सकता है? राज्य विधान मंडल क्या कर सकता है? तो पहली बात हमने कहा दोस्तों, यह, इसको अच्छे से लिखता हूं मैं, इसको समझिए। राज्य विधान मंडल, समझिए इसको ध्यान से। राज्य विधानमंडल दोस्तों नियम बना सकता है, विधि, नियम बनाएगा किसके संबंध में? लेखांकन रखने, लेखांकन रखने और क्या करने की? संपरीक्षा करने का। संपरीक्षा करने के संबंध में क्या बना सकता है? नियम बना सकता है राज्य विधानमंडल। दोस्तों
कौन लेखांकन कैसे रखा जाएगा, इसका संपरीक्षा करने के लिए किसको सौंप सकता है, तो ये हो सकता है इसके लिए सेपरेट क्या कर दे, लेखा परीक्षक संगठन बना दे, लेखा परीक्षक संगठन का गठन कर दे, मतलब लेखा परीक्षक का गठन कर दे। या हो सकता है दोस्तों यह कार्य संपरीक्षा करने का कार्य राज्य के महालेखाकारों को सौंप दे, राज्य के महालेखाकारों को, लेखाकारों को सौंप दे। यह दो चीज कर सकता है, या तो खुद का दोस्तों एक संपरीक्षक, लेखा संपरीक्षक का पोस्ट बना दे, गठित कर दे कि भाई पंचायतों का संपरीक्षा फला अधिकारी करेगा, या राज्य में महालेखाकार होते हैं बहुत सारे, तो उस महालेखाकार को यह पावर दे सकता है। कौन? राज्य विधान मंडल। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, किसी प्रकार का दुख तकलीफ तो नहीं है ना? चलिए दोस्तों, इसके आगे का दोस्तों जो प्रावधान है बहुत अच्छा प्रावधान है। 243 के राज्य निर्वाचन आयोग को बहुत बेहतरीन तरीके से हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।